दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए आज का जो लेक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे जिसके बाद आपकी तैयारी में एक नया मोड़ आ सकता है और आप इससे बहुत बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो 4 अक्टूबर का जो डेट है, सबसे पहले 4 अक्टूबर 2026, है ना? ये डेट अभी भी यही डेट कायम है। इसमें अब तक कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो हम मानकर चलेंगे कि हमारा एग्जाम इसी डिक्लेयर्ड डेट को ही कंडक्ट होने वाला है और अब हमारी तैयारी भी इसी डेट के लिए होगी और इस दिन के लिए अभी भी लगभग 90 दिन आपके पास शेष हैं। ठीक है, 90 दिन आपके पास बचे हैं, तो इन 90 दिनों का उपयोग आपको किस तरीके से करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस डेट को लेकर आप सभी के मन में बहुत एक्साइटमेंट भी है, बहुत डर भी है, डाउट भी है। तो इस मिक्स फीलिंग के साथ आप तैयारी कर रहे हैं। तो इस मिक्स फीलिंग की वजह से आपकी तैयारी में कुछ अड़चन ना आए, दिक्कत ना आए, तो एक क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो हम अभी उसी क्लैरिटी के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर में, इस वीडियो सेशन में हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। राइट? तो सबसे पहले जो मुद्दा है वो डिस्कशन करेंगे, वो है द रिसोर्स ट्रैप। द रिसोर्स ट्रैप मतलब क्या? मतलब आप लोगों ने बहुत सारे कोचिंग के नोट्स भी खरीदे हैं, बहुत सारी किताबें खरीद ली है। उसके अलावा फ्री में जो नोट्स टेलीग्राम पर आपको मिल रहे हैं, आप वो भी जमा कर रहे हो। तो इनके बारे में बात करेंगे कि ये कितना आपके लिए यूजफुल है। ठीक है? इसे कहते हैं द रिसोर्स ट्रैप। तब आप उलझन में फंसे हो या जाल में फंसे हुए हो। राइट? और जो सेकंड मुद्दा है वो है द सीक्रेट विंडो सिलेक्शन। द सीक्रेट विंडो सिलेक्शन, इसमें हम ये बात करेंगे किस तरीके से आपकी जो कंपटीशन है इस एग्जाम के लिए, खासकर एचयू एग्जाम के लिए, ये किस तरीके से अब ये कंपटीशन बहुत कम हो चुका है, भीड़ बहुत ज्यादा छट चुकी है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और जो तीसरा मुद्दा है, ये अगेन है ये आपके एग्जाम पैटर्न का। मतलब अगर आप तैयारी आपने कंटिन्यू कर रखा है तो एग्जाम पैटर्न आपको याद रहना बहुत जरूरी है। एग्जाम पैटर्न आपको एक सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। तो इस बार मतलब इसको भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको याद रहे। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे मिशन ओवरलैप का। मिशन ओवरलैप ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और यही हमारी आज की एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है, एक स्मार्ट रणनीति है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से आपका जो इतना बड़ा सिलेबस है इसको हम कट शॉर्ट कर देंगे। सिर्फ आपको 50 से 60% ही आपको एग्जैक्टली में पढ़ना है। कैसे आप समझेंगे इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे ताकि आपको ये जो स्ट्रेटजी है आपको काफी फायदा पहुंचाए। राइट? ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इन मुद्दों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है वो आपका है रिसोर्स ट्रैप। रिसोर्स ट्रैप मतलब क्या? देखिए, आप में से ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो अब भी, मतलब जुलाई का महीना आ चुका है ना? ये जुलाई महीना शुरू हो गया है और इस महीने में भी ऐसे 60% जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अभी भी सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेस को, अपने स्टडी मटेरियल को सिर्फ जमा कर रहे हैं, सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई चलो एक एक कोचिंग का नोट्स हम क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, उन्होंने उस कोचिंग का नोट्स खरीद भी लिया। ठीक है, लेकिन पढ़ना शुरू नहीं हुआ। सिर्फ नोट्स को ऊपर ऊपर देख के उनके मन में ये डर पैदा हो रहा है कि कहीं ये कम तो नहीं है, कहीं ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं इसमें से क्वेश्चन फंसे ही नहीं, है ना? ऐसा तो नहीं कि मैं इस चीज को रिवाइज कर ही ना पाऊं। तो ये जो दिक्कत है, इस दिक्कत और इस डाउट या डर के मारे वो क्या कर रहे हैं, जो कोचिंग का नोट्स परचेज किए हैं उसके अलावा वो भटक रहे हैं, कोई एक और कोचिंग खरीद ले। ठीक है, आपने सेकंड नोट्स भी परचेज कर लिया, अब आपके पास दो नोट्स हो गए। राइट? अभी भी वो संतुष्टि आपको अभी भी नहीं मिल रही है ना? जो कॉन्फिडेंस, जो संतुष्टि मिलनी चाहिए आपके मन में, वो अभी भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई शुरू करने से डर रहे हो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं, कहीं छूट ना जाए, कहीं बहुत कम तो नहीं है। राइट? अब तीसरा आप क्या करते हो, दो कोचिंग से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अब आप टेलीग्राम चैनल पर आप खोजोगे कहीं से कोई और कोचिंग का नोट्स फ्री में मिल जाए। ठीक है,
फ्री में मिल जाए और आपको बकायदा मिल भी जाता है। अगर आप कोशिश करेंगे, ठीक है, इधर-उधर आप खोजेंगे, माँगेंगे तो मिल भी जाता है। अब आप क्या कर रहे हैं, 3-3 कोचिंग के नोट्स लेकर आप चल रहे हैं, लेकिन पढ़ाई एक कोचिंग के नोट से भी आपकी शुरू नहीं हुई है, ठीक है? आप ये मान लीजिए कि कोई भी कोचिंग है, ठीक है? कोई भी कोचिंग है, हर एक कोचिंग के जो भी कंटेंट है, मतलब आप किसी का भी मटेरियल उठा लीजिए, आपको 70% जो कंटेंट है, वो आपको हर एक कोचिंग में मिलेगा, ठीक है? और रही जो 30% कंटेंट की, वो 30% कंटेंट आपको किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है? दिस इज़ द ट्रुथ। जो भी ये दावा कर रहा है कि भाई हमारे कोचिंग से सारे के सारे जो ये कंटेंट है क्वेश्चन से आ जाते हैं, ठीक है, वो अलग बात है कि अगर आपने उसको 10 गुना ज्यादा आपने रिसोर्सेज दे दिया, स्टडी मटेरियल दे दिया, 10 गुना ज्यादा दे दिया, तो स्वाभाविक सी बात है सब उसके अंदर से आ जाएगा। लेकिन उसमें दिक्कत ये होता है कि आप उतना पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है, आप उतना पढ़ ही नहीं पाओगे। आप आपने एक मान लीजिए कि आपने पढ़ भी लिया, आप 10 घंटे 12 घंटे आप दिन के दे रहे हैं, आपने पढ़ भी लिया है, अब आप उसे रिवीजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। देखिए, कितना पढ़ लिया है आप, वो जरूरी नहीं है, कितना आपने याद रखा है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अब आपका, अगर आपका ये जो डायलेमा है, ये आपका जो अगर ये संदेह, डाउट है, डर है, ये दूर करना है, तो आप कोई भी एक कोई भी एक कोचिंग का नोट्स आपने जिसका भी खरीदा है, आप किसी एक का सबसे पहले कंप्लीट करिए, क्योंकि कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप भूलिए नहीं। अगर आपने आधा आधा मल्टीपल कोचिंग का कवर किया है तो उससे काम नहीं बनने वाला है। हो सकता है कि आपने जो छोड़ा है दूसरे कोचिंग, उसी में से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? इसीलिए कंप्लीट जरूर करिए, किसी का भी पढ़िए, कंप्लीट जरूर करिए। और बहुत चक्कर में मत पड़िए कि मुझे ये नोट्स मिल जाए, वो नोट्स मिल जाए। आपको पढ़ाई शुरू करनी है, जुलाई का समय आ गया है ना? आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचे नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, ध्यान दीजिए, आपको रिवीजन के साथ-साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। इसके लिए बहुत समय नहीं है, तो आप सिर्फ पढ़िए, और कोई भी कोचिंग आप पढ़ेंगे तो 70% आपका कंटेंट कवर अप हो जाएगा, राइट? तो आप भटकिए नहीं, ठीक है? रिसोर्स कलेक्टर, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी समझाया था, 3 से 4 2 से 3 महीने पहले भी मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने इस स्टूडेंट को मैंने रिसोर्स कलेक्टर की संज्ञा दिया था मैंने। रिसोर्स कलेक्टर। तो रिसोर्स कलेक्टर एटलीस्ट अब तो मत बनिए आप। 3-4 महीने पहले अगर आप बन रहे थे तो समझ में आता है कि एग्जाम का डेट नहीं आया था। बट अब नहीं, अब बहुत देर हो जाएगी। ठीक है? ये तो रहा आपका ट्रैप। आप बकायदा किसी एक कोचिंग से शुरू करिए और उसको कंप्लीट करिए। अब हम अपने दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। जो दूसरा मुद्दा है, द सीक्रेट विंडो। ठीक है? द सीक्रेट सिलेक्शन विंडो। ये क्या है समझते हैं। ओके। अच्छा, इसमें एक मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, आप उसमें कॉन्फिडेंट फ़ील करिए, ठीक है? जब तक आपको भरोसा, विश्वास नहीं होगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है, वो करेक्ट है, तब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में घुसेगी नहीं। आप उसे याद नहीं कर पाओगे, बस आपका मन भटकता रहेगा, राइट? तो मन भटकाने से अब बचें, अब आपके पास समय नहीं है, अब आप तैयारी में जुट जाएँ। नाउ वी टॉक अबाउट द सीक्रेट विंडो सिलेक्शन, ठीक है? मतलब बेसिकली आप इसे कह सकते हो कि भीड़ का छँटना, भीड़ का छँटना। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब जो एचईओ का एग्जाम है, एचईओ के एग्जाम में स्टार्टिंग में तो बहुत हो हल्ला मचा था, बहुत भीड़ मची थी, बहुत शोरगुल हो रहा था कि इतने लोग एग्जाम देंगे, इतने लाख लोग बैठेंगे, या इतने हजार लोग इस एग्जाम को सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन अब ये जो भीड़ थी, ये जो कंपटीशन थी, वो लगभग 60% अब कट डाउन हो चुका है। मान लीजिए कि अगर 1,25,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, 1,25,000 ने फॉर्म भरा है, ठीक है? तो आप मान लीजिए कि सीधा-सीधा जो 60% लोग हैं, वो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे ही नहीं, ठीक है? राइट? रीज़न उसके बहुत सारे हैं, हो सकता है उन्होंने गलत मास्टर्स का फॉर्म फिल किया हो, ठीक है? या तो मास्टर्स किया ही नहीं हो, फिर भी डाल दिया हो, राइट? ये सारी रीज़न्स भी हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा रीज़न है, मतलब चलो ये तो वैसे भी भीड़ थी, ये जो छँट गई है, ये वैसे भी भीड़ थी। ये उस रेस में नहीं थे, ये सीरियस एस्पिरेंट थे ही नहीं। लेकिन अब हम उन सीरियस एस्पिरेंट की बात करते हैं जो अभी भी रेस से बाहर हैं। देखिए, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले यूपीपीएससी लोअर लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आया था, और इसका एग्जाम
इसका एग्जाम होने वाला है। तो बहुत से ऐसे जो छात्र हैं जो इस एग्जाम के लिए पढ़ाकू थे, सीरियस कैंडिडेट थे, जो मन लगाकर पढ़ भी रहे थे, तो इस एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। क्यों रास्ता बदल लिया? क्योंकि जो जीएस का सेक्शन है, वो जीएस का सेक्शन इस एचईओ के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें जीएस के साथ साथ आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, जो कि इन लोगों को डिफिकल्ट लग रहा था। और यही जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, इनको बकायदा ये भी पता है कि ये जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, मतलब आपके जो सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर भी होंगे, मतलब सिलेक्शन उनका होगा जो जिनका इस पे कमांड होगा, राइट। तो इन्हें लगता है कि भाई अगर मैं इन सोशल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट को मैं पढ़ूंगा तो मुझे और कहीं काम नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना रास्ता बदल के यूपी पीसीएस लोअर की तैयारी में वो लग चुके हैं, राइट। ओके, तो बहुत सारे जो सीरियस कैंडिडेट थे वो इस जगह से कम हो गए हैं। इसके बाद फिर आपका यूपी हाई कोर्ट का आपका आरओ एआरओ का एग्जाम आ गया। आरओ एआरओ, है ना, इसमें भी बहुत सारे जो पढ़ाकू कैंडिडेट थे, जो सीरियस कैंडिडेट थे, मतलब जिनसे आपका एक टफ कंपटीशन हो सकता था, वो भी निकल के चले गए हैं आरओ एआरओ में, ठीक है। वो यहां शिफ्ट हो गए हैं। क्यों? अगेन वो जीएस वाला फैक्टर, कि एचईओ में सिर्फ जीएस से काम नहीं चलने वाला है, राइट। और अगर आप बाकी साइंस जो सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट आप पढ़ते भी हो, है ना, ये जो सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, ये सोशल साइंस वाले 4 सब्जेक्ट आपको और कहीं काम भी नहीं आएंगे, किसी और एग्जाम में काम नहीं आएंगे। तो इसी डर से बहुत से सीरियस एस्पिरेंट क्या करते हैं, पीसीएस वाले कैंडिडेट वो निकल जाते हैं। अगेन इसके बाद एक और अब तक की बहुत बड़ी वैकेंसी आई है यूपी पीएससी की, है ना, यूपी पीएससी की, राइट। तो इस एग्जाम में भी इस एग्जाम इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपके जो टफ कंपटीटर थे, जिन्होंने एक दो मेंस वगैरह लिखा है, अब तक कोई एग्जाम नहीं आ रहा था, इस वजह से वो इस एग्जाम के पीछे लगे हुए थे, है ना। तो अब ये भी क्या करेंगे, अपना रास्ता बदल लेंगे और ये अपने एग्जाम पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगेन इसका रीजन क्या है, सिर्फ सोशल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट। उनको पता है जिन कैंडिडेट ने एक दो मेंस लिखा है पिछले सालों में और कोई एग्जाम नहीं आ रहा था, इस वजह से सिर्फ एचयू की तैयारी कर रहे थे, और अगर ये तैयारी करते तो ये क्वालिफाई भी कर जाते, लेकिन अब ये शिफ्ट हो जाएंगे इस डर से कि मान लीजिए कि मेरा पीसीएस का मेंस पिछली बार लिखा था मैंने, इस बार और तैयारी किया तो हो सकता है कि मेरा मेंस वगैरह क्लियर हो जाए, मैं इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले लूं, अगर नहीं भी होता है तो इंटरव्यू तक जाऊं, है ना, अगली बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एचयू पढ़ा, एचईओ नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो उनका पूरी की पूरी जो मेहनत है सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट की वो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो किसी और एग्जामिनेशन में नहीं काम आने वाली, मतलब अगले साल उनको ये काम नहीं आएगा, क्योंकि अगले साल एचईओ का एग्जाम फिर से नहीं होने वाला है। तो इस डर से ये अपना रास्ता बदल लेते हैं, ठीक है। और ये काफी आपके टफ कंपटीटर थे, ओके, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम थे, जैसे कि आपके प्रवक्ता के एग्जाम थे, टीचर्स के एग्जाम थे, प्रोफेसर्स के एग्जाम थे, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना समय उसमें इन्वेस्ट किया है, अनफॉर्चुनेटली, जिनको अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, राइट। तो अब ये समझिए कि इसमें वही छात्र हैं, अभी इस रेस में वही स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एचईओ की तैयारी शुरुआत से कर रहे हैं, वही इस एग्जाम को निकालेंगे, ऐसी वही स्टूडेंट इस एग्जाम को निकालेंगे, ऐसी तीव्र संभावना है, ठीक है, वही स्टूडेंट। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो तैयारी अब शुरू कर रहे हैं या पहले थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू कर रहे थे, उनका एग्जाम नहीं निकलेगा, नहीं। उनको क्या करना पड़ेगा, इनसे ज्यादा समय देना पड़ेगा। अगर ये जो स्टूडेंट है सीरियस तैयारी कर रही है, अगर 6 आवर्स दे रहे हैं, 6 घंटा दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि अभी जो फ्रेश तैयारी करेंगे उनको लगभग 8 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है, उनको एटलीस्ट 8 आवर्स देने पड़ेंगे, राइट। तो ये तो रहा आपका द सीक्रेट सिलेक्शन विंडो, मतलब आपका क्या है, कंपटीशन बहुत हद तक कम हो गया है। और अब सिर्फ ये मान लीजिए कि जैसा मैं अपने यूट्यूब के जो वीडियोस देखता हूँ, जो लेक्चर्स के रीच देखता हूँ, ठीक है, कितने लोगों तक पहुंचे, कितने लोगों ने देखा है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि सिर्फ 10 से 12 हजार जो कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स हैं वही सीरियस हैं, ठीक है, वही सीरियस हैं, राइट। तो ये आपका एक्चुअल कंपटीशन है। तो अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हैं तो कमर कस लीजिए, आपको कम से कम 6 से 8 घंटा देना पड़ेगा स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में, है ना।
तो ये रहा आपका द सीक्रेट सिलेक्शन विंडो। अच्छा, अगला जो हमारे टॉपिक है वो है एग्जाम पैटर्न की। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे। आपको पता है कि दो दो सब्जेक्ट्स हैं, दो पेपर्स हैं। एक है जीएस, जीएस में आप इसे मान लीजिए पेपर पार्ट वन और दूसरा है अभी पार्ट 2। पार्ट 1 आपका पूरा जीएस है और पार्ट 2 में आपका क्या है, सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यहां से आपके आएंगे 50 प्रश्न, 50 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स का। यहां से आपके आएंगे 100 क्वेश्चंस और ये भी आपका होगा 3 मार्क्स का एक प्रश्न। कुल मिलाकर ये हो गया 150 प्रश्न, 150 नंबर। ये हो गया आपका 300 नंबर। तो टोटल 400 मार्क्स, 450 नंबर का आपका कुल पेपर होगा। और अगर आप 4 प्रश्न में से 3 आप सही करते हैं, एक आपका गलत होता है, तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, है ना। आपका 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा, राइट। सो 1/3, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव है, यानी कि 0.33%, सॉरी 0.33 नहीं, 33%। ठीक है, 33% आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ओके, तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं उस हमारे स्मार्ट ओवरलैप स्ट्रेटेजी की। ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक था आज का, ये क्या था, स्मार्ट ओवरलैप स्ट्रेटेजी या तो मिशन ओवरलैप। मिशन ओवरलैप ये क्या है? देखिए, मैंने जो भी एनालिसिस किया है आपके सिलेबस को देखकर, सब्जेक्ट को देखकर, ठीक है, उसमें मैंने ये पाया है कि इसमें आपका 60% जो सिलेबस है वो ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे से जुड़ रहा है, मतलब रिपीट हुआ है। बेसिकली आप ये मान लीजिए कि रिपीट हुआ है। 60% सिलेबस आपका रिपीटेड है, मतलब अगर आपने 60% सिलेबस सिर्फ पढ़ा तो आपका 100% सिलेबस कवर अप हो जाएगा। कैसे समझते हैं? समझते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ मॉड्यूल को देखते हैं, मतलब 5 मॉड्यूल आपको पढ़ना है। 5 मॉड्यूल्स अगर आपने पढ़ा तो आपका ये 60 to 70% सिलेबस कवर अप हो जाएगा। सबसे पहले मॉड्यूल 1 में हम हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ हेल्थ की बात करते हैं। स्कीम और गवर्नेंस, स्कीम एंड गवर्नेंस। ठीक है, मतलब हमारा जो सबसे पहला और सबसे मजबूत हथियार है वो हेल्थ एंड गवर्नेंस है, राइट। अब हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आयोग यहां से सबसे गहराई से सवाल आपको यहीं से पूछेगा, है ना। जैसे कि पार्ट 1 में आप ये मानिए कि पार्ट 1 का आपका जो कम्युनिटी मेडिसिन है, कम्युनिटी मेडिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट्स में भी जो हमारे पेड बैच में जो मैंने आपको नोट्स दिया है, तो कम्युनिटी मेडिसिन का जो नोट्स है, मैंने इसे कट शॉर्ट नहीं किया, जो हमारा पुराना वाला सिलेबस था, ठीक है, उसके हिसाब से जो मैंने हेल्थ साइंस का नोट्स बनाया था, मैंने अभी भी इसको बरकरार रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को, कम्युनिटी मेडिसिन को आप डिटेल में पढ़ें, क्योंकि पूरा का पूरा आपका ये जॉब प्रोफाइल भी क्या है, हेल्थ साइंस से रिलेटेड है, तो आप हेल्थ साइंस वाले सब्जेक्ट को काफी डिटेल में कवर करें। ओके, तो इसमें आप जो भी पढ़ेंगे, जैसे कि आपका क्या हो गया पार्ट 1 में आपका हो गया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो गया, है ना, हेल्थ स्कीम्स हो गए, राइट, और बीसीसी हो गया, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। तो अगर आप इस चीज को हेल्थ मेडिसिन वाले में अगर आपको ये देखने मिल रहा है, तो पार्ट 2 में अगर आप इस चीज को ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको कहां मिलेगा, समाज शास्त्र में, यानी कि सोशियोलॉजी में आपको मिलेगा। यही चीज आपको दोबारा रिपीट होंगे, आप उसे खोज लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको जियोग्राफी में भी यही मिलेगा, हेल्थ जियोग्राफी वाला सेक्शन, राइट। और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में भी आपको ये टॉपिक रिपीटेड मिलेंगे। आयुष्मान भारत हो गया, नीति आयोग की रिपोर्ट हो गया, ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना हो गया, है ना, ये चीजें रिपीटेड है। मतलब आप सिर्फ पार्ट 1 वाला कवर करेंगे तो आपका पार्ट 2 भी सेम कवर अप हो जाएगा, है ना। आप ये देखिए कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में कैसा है, ये मिक्स है, एक ही टॉपिक आपको बार बार करनी है।
अच्छा, अब हम मॉड्यूल 2 की बात करते हैं। मॉड्यूल 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी मतलब भारतीय संविधान और आपका राज्य व्यवस्था, राइट? और ये पूरे मॉड्यूल का मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है? और ये आपके लिए एक जैकपॉट टॉपिक भी है, क्योंकि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 90% सेम है, सिमिलर है। अगर आप कोई भी एक पार्ट कवर करते हैं तो आपका पार्ट 1 टू दोनों को 90% सिलेबस कवर अप हो जाएगा, राइट? अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी आपसे मैं डिस्कशन करता हूँ, जैसे कि अगर आपको लगता है कि भाई जो सोशल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है, मतलब जो 4 विषय हैं, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना? और और एंथ्रोपोलॉजी, है ना? सोशल साइकोलॉजी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपकी गलती है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ यही पढ़ो आपको सिलेक्शन दे देगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 में, और 4 सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये आपका लगभग 12 से 15 प्रश्न ही हर एक इन 4 विषय से पूछे जाएंगे। आप ये मान लीजिए कि इस 4 विषय को मिला के सिर्फ 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चंस, कितने में से 150 प्रश्न में से सिर्फ 60 प्रश्न इससे रिलेटेड हैं, राइट? और 90 प्रश्न आपका सिर्फ जीएस से रिलेटेड है। और आप इस बात को नहीं समझते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ अगर इस चीज को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, देखिए, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ये डिसाइडिंग फैक्टर रोल प्ले करेंगे, लेकिन तभी जब आपका जीएस वाला सेक्शन स्ट्रांग होगा। अगर आपकी जीएस की तैयारी बहुत अच्छी हुई है, उसमें से आपके प्रश्न अगर गलत नहीं हो रहे हैं और आपने इसके बाद इन सब्जेक्ट को भी अच्छे से कवर किया है, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जो 90 क्वेश्चन आपको जहां से फंस रहे हैं, पहले उसकी तैयारी तो मजबूत करिए, जो कि आसान भी है। उसके बाद आप इसके पीछे लगिए। हालांकि जरूरी तो है, लेकिन प्रायोरिटी आपकी जीएस होनी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट आता है वो सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ के वो सोचे कि मैं एग्जाम निकालूंगा, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको मॉड्यूल 2 बताया, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। और लगभग 90% इसका आप टॉपिक्स देखोगे ना, दोनों ये सेम है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, ये सारी की सारी चीजें एक ही में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और ये इजी भी है, यहाँ से सवाल आपके गलत होते भी नहीं है। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड मॉड्यूल। जो हमारा तीसरा मॉड्यूल है वो क्या है, थर्ड पार्ट, वो है सोसाइटी, यानी कि सोशियोलॉजी या समाज, जनसांख्यिकी आप ले लीजिए, है ना? इसके अलावा कुपोषण, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक जो लिंक है। ठीक है, आप ये समझिए कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का जो लिंक है ये आपको सेम मिलेगा, रिपीटेड होगा ये। ठीक है, जैसे कि पार्ट 1 में जो समाज और अर्थव्यवस्था में आपको जो नगरीकरण हो गया, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया, एचडीआई हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स में, ये आपको यहां भी मिलेगा। पार्ट 1 का जो इकोनॉमिक्स है उसका कंटेंट आपको सोसाइटी में भी मिलेगा, आपको इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 में भी मिलेगा, है ना? ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य का अंतर हो गया, गरीबी, अ, भूख का भूगोल हो गया, है ना, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स है आपको सोशियोलॉजी और इकोनॉमी में आपको रिपीटेड मिलेंगे, दोनों में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप इसे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मॉड्यूल 4 है, चौथा जो मॉड्यूल है, ये है आपका मानव विज्ञान। ठीक है, मानव विज्ञान हो गया, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी हो गई। एंथ्रोपोलॉजी के साथ आपका साइंस वाला सेक्शन हो गया, साइंस वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, सोशियोलॉजी भी यहाँ पे आपको सिमिलर मिलेगी, राइट? तो इसमें जो टॉपिक्स है, जैसे मान लीजिए कि जनरल साइंस आपको कवर करना है क्लास 10th लेवल तक, उसमें जो विटामिन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मिनरल्स के बारे में है, बैक्टीरिया वायरस के बारे में है, यही चीजें आपको एंथ्रोपोलॉजी में भी मिलेंगी, है ना? जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, आपको यही आपको एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ने मिलेगा। एबीओ ब्लड ग्रुप हो गया, राइट? तो आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं उन टॉपिक्स के बारे में। इसके बाद आपका जो लास्ट मॉड्यूल है, ये है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री, आप ये समझिए कि जो इतिहास है या जो जीएस का सब्जेक्ट है, ये आपको पार्ट 1 में मिलेंगे, जहां से आपको हर एक सब्जेक्ट से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस पार्ट 2 से भी 12 से 15 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। तो ये मान लीजिए कि जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट से
आपको 17 से 18 प्रश्न बनेंगे, लेकिन जो सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है वहां से सिर्फ 12 से 14 प्रश्न ही बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ? आपका जीएस वाला सेक्शन हुआ, राइट? अच्छा, जो हेल्थ ज्योग्राफी है, मतलब भूगोल का जो सेकंड पार्ट में दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ ज्योग्राफी क्यों? क्योंकि इसमें जीएस से हट के, मतलब ज्योग्राफी से हट के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो खुद ओवरलैपिंग भी है, जो मैच भी होते हैं दूसरे विषयों से, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, इसे आप बहुत अच्छे से जरूर कवर करिए, राइट? तो ये तो था ये 5 मॉड्यूल। अगर आप इस 5 मॉड्यूल को तैयार करते हैं तो आपका 60 टू 70% चीजें आपकी कवर हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो बकायदा जो टॉपिक्स का नाम लिख के जो पीडीएफ है वो अपने मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, आप उसे वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और रही बात एमसीक्यूज की, तो आप एमसीक्यूज आप कवर करिए। ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको जो भी नोट्स दिया है, नोट्स के बाद मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी दे दिए हैं। ठीक है, जैसे कि सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज मैंने आपको दे दिया हुआ है 50 क्वेश्चन, इसके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। सोशियोलॉजी मैंने आपको दे दिया है ना? सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। इसके बाद आपको मैंने साइकोलॉजी पे दे दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी मेडिसिन यानी जो सामुदायिक चिकित्सा है, उसका भी मैंने आपको 50 एमसीक्यू दे दिया है। ठीक है, अब अगला हेल्थ ज्योग्राफी है। हेल्थ ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट रेडी है एमसीक्यूज इसका। तो ये सारा मैंने आपको जो एमसीक्यूज दिया है, आप ये देखेंगे कि आप जो मेरा नोट्स है, नोट्स पढ़ के भी, जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ा जरूर है, लेकिन क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के पूछा जाता है, जब तक आप उस चीज को, उस नोट्स को कम से कम 2 से 3 बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल तो जाएंगे, लेकिन आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे एक बार पढ़ के। इसलिए मेरा स्ट्रेटेजी ये है कि 10 किताबें एक एक बार पढ़ने से अच्छा आप एक ही किताब को 10 बार पढ़िए। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। कम रिसोर्सेज के साथ अगर आप चलते हैं तो ही आप सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा होती है, राइट? तो दोस्तों, ये रहा कुछ स्ट्रेटेजी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन करने के लिए। आई बिलीव आपको समझा, आप अपनी स्ट्रेटेजीज में बदलाव लाएंगे और इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने बाकी के नोट्स और नोट्स ऑलमोस्ट मैंने 90% दे दिया है। इसमें इंडियन इकोनॉमी बाकी है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे रिपीटेड टॉपिक्स हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो दोबारा रिपीट ना हो। कोशिश मेरा ये इस वजह से थोड़ा सा पेंडिंग में है, बट बाकी मैंने आपको दे दिया हुआ है और मैंने एमसीक्यू की शुरुआत भी कर दी है। अच्छा, मैं सोच ये भी रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज के लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी होगा मैं प्लान करके आपको डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, आप पढ़ते रहिए और आप लेक्चर्स देखते रहिए, एक्सप्लेनेशन देखते रहिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।